पिछले भाग में आपने देखा कि हिस्टोरिकल हाउस से निकलकर एलेक्स राजमहल राजकुमार डेविस से मिलने पहुंचती है और उन्हें वह पत्र सौंप देती है जो वह ब्रायन के घर से नकल करके लाई थी। वह उनके 3 जासूसों से भी मिलती है। घर पहुंचने पर वह देखती है कि जैक आया हुआ है और वह उसे स्कूल आने के लिए कहता है और कहता है कि उसे स्कूल में उसके बिना अच्छा नहीं लगता। अब आगे एलेक्स भूल गई कि उसने रोज से तलवारबाजी की रणनीति सिखाने के लिए कहा था। रात के खाने के बाद वह उसे अपनी निजी लाइब्रेरी में लेकर गया और इतिहास की किताबों का ढेर देते हुए कहा, पहले तुम इन्हें पढ़ लो, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं तुम्हारे सामने चुनौतियों की श्रृंखला रखूँगा और तुम मुझे बताओगी कि मेरे द्वारा दिए गए संसाधनों से तुम उन पर काबू कैसे पा सकती हो। लगभग 1 घंटे बाद वह थकी हुई अपने कमरे में जाती है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एलिन अंदर आकर उसके बिस्तर पर कूदती हुई, जैक ने कहा कि उन्हें तुमसे बात करनी है। तो उन्होंने क्या बात की तुमसे? एलेक्स पर लटते हुए, वह अच्छा है, बाकी लोगों की तरह लूसीफर की कठपुतली नहीं है। यह सुनकर एलिन के चेहरे के भाव अजीब थे, जैसे वह उसका खंडन करना चाहती हो लेकिन खुद को रोक रही हो। एलिन, जो कुछ भी है बताओ। एलेक्स, जैक के बारे में? एलिन अपनी आंखें घुमाते हुए, उसके और उसके दोस्तों के साथ जो हुआ उसके बारे में। एलेक्स, अगर मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगी तो वे कभी मेरा सम्मान नहीं करेंगे। एलिन, वे कभी भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। कल तुम लगभग नग्न अवस्था में परी फल से सजी हुई घर आई थी। क्या यह काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है? थकी हुई एलेक्स कहती है, मुझे क्यों परवाह होनी चाहिए? एलिन, क्योंकि वे तुम्हें मार सकते हैं। एलेक्स, वह बेहतर है। एलिन, तुमने कहा था कि तुम अपनी महानता से लूसीफर को नीचा दिखाती रहोगी, उसे चुनौती देती रहोगी। तुम यह सब कैसे करने वाली हो? उन्हें रोकने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? एलेक्स मानते हुए, मैं ठीक से नहीं जानती। एलिन हताशा से अपने हाथ उठाते हुए, देखा, नहीं जानती तुम। एलेक्स, जिस दिन मैं लूसीफर से उसके द्वारा शुरू किए गए झगड़े के लिए माफ़ी की भीख नहीं मांगती हूँ, उसी दिन मैं जीत जाती हूँ। मुझे वह अपमानित कर सकता है, लेकिन हर बार जब वह ऐसा करता है और मैं पीछे नहीं हटती तो वह खुद को कम शक्तिशाली बना लेता है। आखिरकार वह अपना सब कुछ मेरे जैसी कमज़ोर व्यक्ति पर फेंक रहा है और यह काम नहीं कर रहा है। वह खुद को नीचे गिराने जा रहा है। एलिन आह भरती है और उसके पास आकर अपना सिर उसकी छाती पर रख देती है, लगभग उसे गले लगाकर फुसफुसाते हुए, वह एक चमकता हुआ हीरा है और तुम एक साधारण सा पत्थर। कुछ देर तक ऐसे ही रहने के बाद एलिन धीरे से पूछती हुई, क्या जैक ने तुम्हें धमकी दी? यह अजीब था कि वह तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था और फिर जब मैं अस्पताल में गई तो तुम्हारे चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति थी। एलेक्स, नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। मैं ठीक से नहीं जानती कि वह किस लिए आया था, लेकिन उसने मेरा हाथ चूमा। यह अच्छा था, जैसे किसी किताब की कहानी से निकला हो। एलिन, अच्छी चीज़ें किताबों की कहानियों में नहीं होती। आगे कुछ न कुछ बुरा जरूर घटित होता है, वरना कहानी उबाऊ होगी और कोई उसे पढ़ेगा नहीं। एलेक्स आह भरते हुए, मुझे पता है कि लूसीफर के एक दोस्त के बारे में अच्छा सोचना बेवकूफ़ी है, लेकिन उसने वास्तव में मेरी मदद की। वह लूसीफर के सामने खड़ा हो गया, कुछ तो है ना? एलेक्स एलिन से पूछते हुए, जब तुमने कहा कि तुम प्यार में पड़ने वाली हो तो तुम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी? एलिन धीरे से, वहाँ एक लड़का है, वह खुद को प्रिंस डेविस के राज्याभिषेक के समय घोषित करेगा कि वह मुझे चाहता है और रोज से मेरा हाथ मांगेगा और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। एलेक्स एलिन का लूसीफर के पास खड़े होकर रोने के बारे में सोचती है और सोचती है कि वह इस बात से कितनी नाराज़ है कि वह उससे झगड़ा कर रही है, और उसके ऊपर एक ठंडा और भयानक भय छा जाता है। एलेक्स पूछते हुए, कौन? और सोचते हुए, कृपया लूसीफर नहीं, उसके अलावा कोई भी। एलिन, मैंने वायदा किया था कि मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। एलेक्स, हमारे वायदे कोई मायने नहीं रखते। हर कोई जानता है कि हम झूठ बोलते हैं। कोई भी हमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि हमें कोई सम्मान मिले। एलिन उस पर कठोर निराशाजनक दृष्टि डालते हुए, यह एक भयानक निषेध है। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो उसे पता चल जाएगा। मुझे यह दिखाने की ज़रूरत है कि मैं भी इस लोक की निवासी की तरह रह सकती हूँ। एलेक्स धीरे से, ठीक है एलिन, तुम बस मेरे लिए खुश रहो। लेकिन एलेक्स चिंता करे बिना नहीं रह सकती। एलेक्स, लेकिन कुछ तो बताओ उसके बारे में, जैसे कि वह दयालु है, तुम उससे प्यार करती हो और उसने हमेशा तुमसे प्यार करने का वादा किया है। एलिन, वह हमारी तरह प्यार नहीं करते हैं। वह एक परी है और मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करोगी। बस यही है वह कुछ तो। एलेक्स को वह लूसीफर जैसा नहीं लगता, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि उसे उसका जवाब संतोषजनक लगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि वे दोनों कभी नहीं मिले?
एलेक्स, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, कसम से। हालांकि वह खुश से अधिक चिंतित है। एलेक्स, रिया की ड्रेस मेकर जब आएगी तो तुम अपने लिए सबसे सुंदर ड्रेस का चुनाव करना। एलिन राहत की सांस लेते हुए। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों के लिए सब कुछ ठीक हो। एलेक्स हिस्टोरिकल हाउस से जो किताब चुरा कर लाई थी उसे निकालते हुए। हम इसे बचपन में पढ़ते थे। तभी किताब में से एक मुड़ा हुआ पर्चा फिसलकर फर्श पर गिर जाता है। एलिन, तुम्हें यह कहाँ से मिली? एलेक्स, बस मुझे मिल गई। वह यह बताने में असमर्थ है कि यह किसकी बुक शेल्फ से आई थी और वह हिस्टोरिकल हाउस क्यों गई थी। वह प्रिंस डेविस के जादू का परीक्षण करने के लिए कुछ शब्द कहने का प्रयास करती है। मैं प्रिंस डेविस की जासूस। उसका मुंह नहीं खुलता। उसकी जीभ स्थिर रहती है। उसके ऊपर घबराहट की लहर दौड़ गई जिसे उसने पीछे धकेल दिया। उसने उसे जो दिया है उसके बदले में एक छोटी सी कीमत चुकाई है। एलिन अधिक जानकारी के लिए दबाव नहीं डालती। वह पन्ने पलटने और उसके कुछ अंश जोर जोर से पढ़ने में व्यस्त है। वह चुपचाप नीचे झुकती है और गिरे हुए कागज को अपने तकिए के नीचे रख देती है। वह योजना बनाती है कि एलिन जब अपने कमरे में लौट जाएगी तब वह उसे देखेगी, लेकिन इसके बजाय वह कहानी ख़त्म होने से पहले ही सो जाती है। सुबह सुबह उठकर वह फ्रेश होती है और अपने तकिए के नीचे से मुड़ा हुआ कागज उठाती है। उसे ठीक करते हुए वह देखती है कि लूसीफर की उग्र अहंकारी लिखावट पृष्ठ पर फैली हुई है। कुछ जगहों पर उसने निब को इतनी जोर से दबाया कि कागज फट गया। इसमें लिखा है उसका नाम, एलेक्स एलेक्स एलेक्स, जिसका प्रत्येक घृणित प्रतिपादन एक मुक्के की तरह है जो सीधे उसकी आंतों पर वार है। पूरे कागज पर उसका नाम अत्यधिक गुस्से में बार बार लिखा गया है। अगली दोपहर को ड्रेस मेकर जल्दी आती है, एक लंबी उंगलियों वाली परी जिसकी आंखें बकरी की तरह भूरी हैं। उसने अपने काम का एक उदाहरण एक बुनी हुई पोशाक पहनी है। पोशाक बनाने के लिए कपड़ों के सैंपल सोफे पर रखे हुए हैं। कपड़े इतने सुंदर हैं कि वीरा भी उन पर अपनी उंगलियां फिराने के लिए तैयार है। उसके चेहरे पर एक अनुपस्थित मुस्कान है। रिया की नौकरानी एक विशाल चांदी के ट्रे पर चाय, केक, मांस और जैम लेकर आती है। एलेक्स अपने लिए चाय डालती है और बिना क्रीम डाले पीती है और उम्मीद करती है इससे उसका पेट ठीक हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों का आतंक उसके सिर पर है जिससे वह बिना किसी चेतावनी के कांप रही है। परी फल की स्मृति बार बार उठती है। इसके साथ ही प्रिंस ब्रायन के महल में नौकरों के बुरे हाल की स्मृतियाँ और राजकुमार लूसीफर की पीठ पर कोड़ों की आवाज़ उसके कानों में गूंजती रहती है और उसका अपना नाम बार बार लिखा होना। उसे लगा कि उसे पता है कि लूसीफर उससे कितनी नफरत करता है, लेकिन उस कागज़ को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे कुछ भी नहीं पता था। वह उससे और भी अधिक नफरत करेगा अगर उसे पता चलेगा कि उसने उसे एक मानव नौकर द्वारा पिटते हुए अपने घुटनों पर बैठे देखा था। रिया कहती है, एलेक्स, और उसे आश्चर्य हुआ कि वह खिड़की की तरफ घूर रही थी। एलिन और वीरा हंसती हैं। रिया एक उज्ज्वल झूठी मुस्कान रखते हुए कहती है, तुम किसके सपनों में खोई हुई हो? जिससे वीरा फिर से हंसने लगती है। एलिन ऐसा नहीं करती, शायद इसलिए क्योंकि वह सोचती है कि एलेक्स बेवकूफ़ है। एलेक्स अपना सिर हिलाती है और उम्मीद करती है कि उसका चेहरा लाल ना हो गया हो। एलेक्स, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस, मुझे नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? रिया एलेक्स से ड्रेस मेकर सबसे पहले तुम्हारा नाप लेना चाहती है क्योंकि तुम सबसे छोटी हो। एलेक्स अपनी बाहें फैलाकर उस बक्से पर चढ़ जाती है जो उसने अपने सामने रखा है। वह आज एक अच्छी बेटी है, उसे एक सुंदर गाउन मिलने वाला है। वह प्रिंस डेविस के राज्याभिषेक पर तब तक नाचेगी जब तक उसके पैरों से खून नहीं बह जाएगा। दर्जन धीमी आवाज़ में एलेक्स से, मुझे इस पोशाक में ऐसी जेबें सिलने के लिए कहा गया था जिसमें हथियार, जहर और ज़रूरी चीज़ें छिपाई जा सके। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आपको बड़ा फ़ायदा दिखाते हुए यह किया जाए। आश्चर्यचकित एलेक्स लड़खड़ाते हुए बॉक्स से नीचे आ गई। वह धन्यवाद देने की बजाय फुसफुसाती है, यह अद्भुत है। परियां कृतज्ञता के लिए चंद शब्दों जैसे थैंक यू, धन्यवाद को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वह कर्ज और सौदेबाजी में विश्वास करते हैं। एलेक्स सोचती है कि जिस व्यक्ति की वह सबसे अधिक ऋणी होना चाहती है वह वहाँ नहीं है। प्रिंस डेविस वह व्यक्ति हैं जो भुगतान पाने की उम्मीद करते हैं। दर्जन मुस्कुराती है और एलेक्स उसे देखकर मुस्कुराती है। वह प्रिंस डेविस का कर्ज चुका देगी। हालांकि उसे लगता है कि उसके पास चुकाने के लिए बहुत कुछ है। वह उसे उस पर गर्व महसूस करवाएगी। जब उसने ऊपर देखा तो वीरा उसे संदेह भरी नज़रों से देख रही थी। दर्जन के जाने के बाद एलेक्स खाना खाती है। जब वह किसी शिकारी पक्षी की तरह मांस निकल रही थी तभी वीरा पूछते हुए, तुम उस दिन कहाँ गई थी? जादू की वजह से वह स्पष्ट नहीं बता सकती।
वीरा फिर से, मैंने स्कूल के अन्य बच्चों से पूछा कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम मर सकती थी। तुम्हारे जीवित रहने का एकमात्र कारण यह है कि वे नहीं चाहते कि उनका खेल खत्म हो। वे वैसे ही हैं। एलेक्स उसे याद दिलाते हुए, चीज़ें ऐसी ही हैं। क्या तुम चाहती हो कि दुनिया इससे अलग हो? क्योंकि यही वह दुनिया है जो हमें मिलती है। वीरा धीरे से, इसके अलावा एक और दुनिया है एलेक्स, यही मेरी दुनिया है। उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा है। वीरा कुछ और कहती, एलेक्स उससे पहले ही खड़ी हो जाती है। हालांकि जब से वह अपनी अंडरवियर में जंगल के रास्ते लड़खड़ाते हुए घर पहुंची, तब से उसके हाथ कांप रहे हैं। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में महसूस करने की कोशिश कर रही है। उसे डर है कि अगर उसे ऐसा महसूस होने लगे तो भावनाएं एक लहर की तरह उसे अपने अंदर खींच लेंगी। यह पहली ऐसी चीज़ है जिसे उसने मस्तिष्क के पिछले हिस्से में धकेल दिया है। वह इसी तरह से मुकाबला कर रही है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर है तो वह नहीं जानती। बेशक एलिन कहानियों के बारे में बिल्कुल सही है। किताब की कहानियों में राजकुमारियों के साथ बुरा घटित होता है। उन्हें कांटों से चुभाया जाता है, सेबों में जहर दिया जाता है, उनके हाथ काट दिए जाते हैं और उनके भाइयों को हंस बना दिया गया। उनके प्रेमियों को काटकर फूलों के गमलों में लगा दिया गया। जब वे चलती हैं तो ऐसा लगता है मानो वे चाकुओं पर चल रही हैं। वे फिर भी अच्छे दिखने का प्रयास करती हैं। वीरा उसे घबराहट भरी दृष्टि से देख रही है, जैसे कि वह उसके हर विचार को जानती है। एलिन अपनी ड्रेस को लेकर उत्साहित है। उसे उस लड़के के लिए अच्छा दिखने की ज़रूरत है जिसे राज्याभिषेक के समय स्वयं की घोषणा करनी है, और एलेक्स भी उसके लिए खुश है। उसे लगता है कि वे दोनों वापस सामान्य स्थिति में आ गई हैं। काश उसके जीवन में भी सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाता। ऑलिव दौड़ता हुआ आता है और उसकी गोद में बैठ जाता है और फिर तुरंत ही भाग जाता है। वह बहुत ही अजीब बच्चा है, शायद इसलिए कि वह एक परी है, या शायद इसलिए कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वह चाहे इंसान के हों या परी के। वह दोबारा उसके पास आता है तो एलेक्स उससे गुदगुदी करके पूछते हुए, क्या तुम एक छोटे बच्चे की कहानी सुनना चाहते हो? वह बेदम हंसी और चीख के बीच तुरंत कहता है, हाँ। रिया उनके पास आती है। उसका चेहरा परेशानी से भरा हुआ है। वह ऑलिव को खींचकर अपनी बाहों में ले लेती है। वह चिल्लाने लगता है और अपने पैर पटकने लगता है। कहानी, मुझे कहानी चाहिए। रिया उसे ले जाते हुए, एलेक्स अभी व्यस्त है। एलेक्स चिल्लाकर, उसके मामले में तुम मुझ पर कभी भरोसा क्यों नहीं करती? रिया हैरान होकर इधर उधर घूमती है कि उसने वह बात कही जो वह कभी नहीं कहती। एलेक्स भी हैरान है, लेकिन वह रुक नहीं सकती। मैंने तुम दोनों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। ऑलिव रोते हुए, मुझे कहानी चाहिए। रिया सख्ती से, बहुत हो गया, यह काफ़ी है। हम बाद में इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करेंगे। इतना कहकर वह कमरे में चली जाती है। एलेक्स उसे देखते हुए, मैं नहीं जानती कि तुम किस पिता की बात कर रही हो, क्योंकि वह निश्चित रूप से मेरे तो नहीं हैं। एलिन की आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं। वीरा के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान है। वह चाय का एक घूंट लेती है और फिर सलामी देने के लिए उसकी ओर कप उठाती है। एलेक्स अपने आप को एक आज्ञाकारी बच्चे के आकार में वापस लाने की कोशिश नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं कर सकती।